आप देख रहे हैं पाकिस्तानी खबरों, तज्जियों, तबसरों और अंदरूनी कहानियों पर मुश्तमिल शो इरफान हाशमी और इब्राहिम राजा के साथ दो टोक। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं इरफान हाशमी और आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहता हूं। और हमारे साथ मौजूद हैं इब्राहिम राजा साहब। राजा साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। राजा साहब, 3 खबरों पर तफसील से हम बात करेंगे। पहली खबर, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को पैगाम जो दिया गया पाकिस्तान के ताकतवर हलकों की तरफ से और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का, इसके ऊपर एक जवाबी वार है और एक बयानिया बनाने की कोशिश की जा रही है। ये पैगाम क्या था और तहरीक इंसाफ ने क्या पैगाम दिया, इसका हाल अहवाल शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त के अंदर। और पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे पर इस्टेब्लिशमेंट अब कौन सा इस वक्त नया खेल जो है वो खेलने जा रही है और नून लीग इसका एक काउंटर स्ट्रैटेजी के तौर पर क्या जो है एक प्लान बनाकर बैठी है, इसका भी हाल अहवाल शामिल करेंगे आज की इस नशिस्त में। और राय साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर को हटाने के लिए एक मास्टर स्ट्रोक खेला है। 7 निकात उठाए गए हैं। इस मास्टर स्ट्रोक जो खेला गया है, इसकी शक्ल में जो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में अब एक दरखास्त की सूरत में मौजूद है। ये मास्टर स्ट्रोक क्या था, 7 निकात क्या हैं और अब चीफ इलेक्शन कमिश्नर का जाना क्यों ठहर गया, ये भी हम बताएंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर राय साहब, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून बाऊजी क्यों परेशान है और शहबाज हुकूमत से जो उनकी तवक्कुआत थी वो क्यों पूरी नहीं हुई और शहबाज हुकूमत इस वक्त कौन सा खेल तैयार कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से, इसकी भी तफसील शामिल करेंगे आज के इस नशिस्त में। लेकिन साहब, एक खबर आज पाकिस्तान के अंदर रिपोर्ट हुई और खौफ और दूसरी तरफ कहा गया कि खुशफहमी कहें या उम्मीद कहें। अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस खबर के मुताबिक उम्मीद लगाकर बैठी है सुप्रीम कोर्ट पाकिस्तान से। जस्टिस काजी फायज ईसा का एग्जिट होगा और फिर जस्टिस मंसूर की एंट्री और इसके साथ ही पाकिस्तान में जमहूरियत की भी एंट्री होगी। तहरीक इंसाफ के हिसाब से ये एक जो सियासी मंजरनामा इस वक्त पाकिस्तान में बन रहा है। अच्छा, अब इसके अंदर ना बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो बयानिया बनाने के लिए इस्तेमाल की जा रही हैं। अब आई डोंट नो कि ये खबर जो इस वक्त एक तज्जिए की शक्ल में अंसार अब्बासी साहब की तरफ से लगाई गई और तज्जिया कम और बयानिया ज़्यादा था और ख़बर कम, और इसके अंदर हमें एक तरह से राय साहब एक स्ट्रैटेजी जिस तरह कोई डिवाइस करता है ना किसी के लिए, तो इसमें बहुत सारे ऐसे एलिमेंट्स मौजूद हैं जो आपको वन बाय वन नजर आएंगे। अंसार अब्बासी साहब ने लिखा है इसके अंदर राय साहब कि हुकूमत की मुमकिन तब्दीली के हवाले से एक मरतबा फिर नजरें काजी फायज ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट पर लगी हुई हैं। अगर ऐसा होता है तो ये हुक्मरान जमात नून लीग के लिए एक और अदालती तख्ता पलट, लेकिन पीटीआई के लिए इंसाफ की फराहमी होगी। अच्छा, अब उन्होंने अल्फाज का जो चुनाव किया है, अदालती तख्ता पलट, और फिर दूसरी तरफ नून लीग के लिए एक ऐसे सिनेरियो का जिक्र किया गया कि शायद फॉर्म 47 वाली हुकूमत ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि इनको भी ये मालूम है कि अदालतों से अगर फैसला मेरिट पर आया तो फिर इनका ठहरना पाकिस्तान की हुकूमत में बहुत मुश्किल हो जाएगा। फिर वो ये भी कहते हैं कि हालिया दिनों में नून लीग से ताल्लुक़ रखने वाले वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने खदशा जाहिर किया कि सुप्रीम कोर्ट रवां साल अक्टूबर-नवंबर के बाद 8 फरवरी के इंतखाबात को हदफ बना सकती है। इसका मतलब यह हुआ कि शहबाज हुकूमत के खात्मे का इम्कान है। इसके बरक्स पीटीआई रहनुमा और साबिक स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर ने अपनी पार्टी की तरफ से ये उम्मीद जाहिर की कि अदलिया पीटीआई को इसका चोरी शुदा मैंडेट वापस देगी और पार्टी रवां साल दिसंबर में हुकूमत बनाने के लिए एक ऐसी मजबूत पोजीशन में होगी। राय साहब, मैं इसको इस तरह से भी तो देख सकता हूँ, और जहाँ से मुझे जो इसकी एक परसेप्शन जो समझ में आ रही है कि अगर जस्टिस मंसूर आए तो अवामी मैंडेट वापस कर दिया जाएगा। चूंकि ये खदशा जाहिर किया है ख्वाजा आसिफ ने, तो क्यों ना हम इसको इस तरह देखें कि अगर काजी साहब अपनी कुर्सी पर बैठे रहे और जब से वो बैठे हुए हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को उसका मैंडेट नहीं मिल रहा, तो ये दोनों सूरतों में चीज को हमें देखना पड़ेगा। काजी साहब का एग्जिट, मंसूर साहब का एंट्री जो हो रही है, यह आपको दो मुख्तलिफ एक्सट्रीम्स का एक पूरी रुदात जो है वो सुना रही है। दिलचस्प राय साहब बात इसके अंदर ये है, अंसार अब्बासी साहब लिखते हैं कि नून लीग का खौफ और पीटीआई की उम्मीदें काजी फायज ईसा के बाद सुप्रीम कोर्ट के आइंदा चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से वाबस्ता हैं। मौजूदा चीफ जस्टिस अक्टूबर के दूसरे हिस्से में रिटायर होंगे
और रिटायरमेंट के बाद मंसूर अली शाह साहब चीफ जस्टिस बनेंगे। जस्टिस मंसूर की क़यादत में सुप्रीम कोर्ट 8 फरवरी के आम इंतखाबात के हवाले से तनाज़ात और केस की समाअत अर्जेंट बुनियादों पर करेंगे, जिससे पीटीआई के हक में और नून लीग के खिलाफ फैसला आ सकता है। अब पीटीआई के हक में फैसला आना, ये क्या ऐसे राय साहब इंडिकेटर्स हैं जिससे ये एक तासुर बनाया जा रहा है कि फैसला मंसूर साहब आकर उस केस को टेकअप करेंगे जो काजी साहब नहीं कर रहे थे। जिस तरह अगर काजी साहब के बैठे हुए जमहूरियत के हक में फैसले नहीं आते तो फिर काजी साहब के बैठे हुए जो पीटीआई की दरखास्त थी वो लगती भी नहीं है राय साहब। तो क्या आपको लगता है इंडिकेटर्स क्या मिल रहे हैं, कितनी सच्चाई है इस खबर में जो ये ख्वाहिशात का जिक्र किया गया दो डिफरेंट फ्रैक्शंस की, एक दूसरे की जिद है, एक की सियासत दूसरे का नाम लिए बगैर चलती नहीं है, पाबंदी लगाते हैं लेकिन सियासत इमरान खान के नाम पर करते हैं। देखें आशिफ साहब, इस खबर का ताल्लुक बराह रास्त आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर से भी है और नए आर्मी चीफ की तैनाती से भी है। इसके अंदर एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज़ छुपी है। ख्वाजा आसिफ जो बात कर रहे हैं वो बात सिर्फ जस्टिस मंसूर अली शाह के चीफ जस्टिस बनने के मुतल्लिक नहीं कर रहे, लेकिन नवंबर में जो सूरत-ए-हाल पैदा होगी आर्मी चीफ की तैनाती के हवाले से या जनरल आसिफ मुनीर की एक्सटेंशन के हवाले से, इसके मुतल्लिक दो अहम नुकात जो हैं ये व्यूअर्स के सामने मुख्तसरन रखते हैं। क्योंकि एक तरफ तो जस्टिस फ़ायज़ ईसा का जो ये तारीख दौर है ये अक्टूबर के मिड में ख़त्म हो जाएगा और उसके बाद जस्टिस मंसूर अली शाह कोई 1 साल के लिए 9 माह के लिए नहीं बल्कि एक तवील मुद्दत के लिए वो चीफ जस्टिस बनेंगे और उनका जो टेन्योर है ये हालिया चीफ जस्टिस साहिबान से अगर कंपेयर करें तो सबसे बड़ा उनका टेन्योर होगा। उसके बाद आगे जाकर जब उनका टेन्योर ख़त्म होना है तो 2 और ऐसे सुप्रीम कोर्ट के जजेस हैं जिनमें जस्टिस मुनीब अख्तर भी शामिल हैं और इसी तरह जस्टिस आयशा, अगरचे उन्होंने 2030 में जाके चीफ जस्टिस बनना है, लेकिन जिन जज साहिबान ने मुस्तकबिल में जाके चीफ जस्टिस बनना हो उनको कन्विंस करना, उनको मैनेज करना, उनको धमकाना ये इतना आसान नहीं होता। तो इस पूरी सिचुएशन में जब एक पटिशन 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन में धांधली के मुतल्लिक सुप्रीम कोर्ट में इस वक्त मौजूद भी है, जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने तो इमरान खान साहब की पटिशन बल्ले के इंतखाबी निशान के हवाले से जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी तहरीक इंसाफ की उसको भी समाअत के लिए फिक्स नहीं किया, लेकिन नून लीग की जो नज़रसानी की दरख्वास्त थी कि पीटीआई को 78 नशिस्तें क्यों वापस की गई, इसको फौरी समाअत के लिए मुकर्रर करने के लिए जस्टिस फ़ायज़ ईसा ने हर किस्म के जतन किए, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस मुनीब अख्तर जो कि उस कमेटी का हिस्सा हैं, 3 रुकनी कमेटी का जिसने बेंच तश्कील देने होते हैं और फिर केसेस फिक्स करने होते हैं, उन्होंने जस्टिस फ़ायज़ ईसा का ये जो एडवेंचर है इसको नाकाम बना दिया। अब एक तरफ तो जस्टिस फ़ायज़ ईसा से इस कौम की जान छूटेगी, लेकिन उसके बाद जो एक अदलिया सामने आएगी उसमें आप देखें कि जस्टिस फ़ायज़ ईसा, जस्टिस अतर बिन अल्लाह, जस्टिस आयशा, जस्टिस मुनीब अख्तर, इस किस्म के जज साहिबान भी होंगे। अगरचे 2 एडहॉक जजेस को ऐड इसीलिए किया गया है इसी किस्म की सिचुएशन को अवॉइड करने के लिए कि कहीं ऐसा न हो कि ये पटिशन टेकअप कर ली जाए और 2024 8 फरवरी 2024 का जो इलेक्शन है ये कलदम ना करार दिया जाए। तो इसलिए सेफ साइड पे 2 एडहॉक जजेस को ऐड कर लिया गया है और 2 एडहॉक जजेस मजीद ऐड करने के लिए मनसूबाबंदी की जा रही है, क्योंकि इनिशली 4 एडहॉक जजेस इन्होंने ऐड करने थे, 2 ने इनकार कर दिया कि वो एडहॉक जजेस नहीं बनना चाहते। अब इसके अंदर आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की एक्सटेंशन या नए आर्मी चीफ की तकर्री के हवाले से भी एक बड़ी अहम खबर है और वो खबर यह है कि चूंकि पाकिस्तान में अब नवंबर में जाके नए आर्मी चीफ की तकर्री होती है या 1 साल पहले कम से कम ये माहौल बन जाता है कि जो मौजूदा आपके आर्मी चीफ हैं उनकी एक्सटेंशन होगी या नहीं होगी, और जितने भी कोर कमांडर्स हैं ऐसे कोर कमांडर्स जो कि सीनियरिटी लिस्ट में भी हों, यानी टॉप 4-5 जो आपके लेफ्टिनेंट जनरल्स हैं उनमें भी हों और उन्होंने कोर कमांड भी की हो, जो कि एक क्राइटेरिया बनाया गया है आर्मी चीफ के तकर्रुर के लिए कि सीनियरिटी में भी हों और उसके बाद कोर भी कमांड करने का तजर्बा हो।
तो ये जो किसी भी आर्मी चीफ के टेन्योर का आखिरी साल होता है, तो सीनियर जो कोर कमांडर्स हैं जो कि एलिजिबल होते हैं पोटेंशियली नया आर्मी चीफ बनने के लिए, तो जाहिर है कि हर किसी की ख्वाहिश होती है कि उनका एक पूरा करियर है वो 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल बने हैं। उनकी भी ख्वाहिश होती है कि एक्सटेंशन किसी भी आर्मी चीफ की ना हो, क्योंकि उनको पता होता है कि किसी आर्मी चीफ की एक्सटेंशन होगी तो पोटेंशियली उनका आर्मी चीफ बनने का जो चांस है ये खत्म हो जाएगा। अब यही सिचुएशन हमने देखी थी जब 76वें लॉन्ग कोर्स के जो लेफ्टिनेंट जनरल थे, यानी जिनमें जनरल फैज हमीद शामिल थे, इसी तरह जनरल साहिर शमशाद मिर्जा जो कि चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी बनाए गए, जनरल अजहर अब्बास जो 76वें लॉन्ग कोर्स के लेफ्टिनेंट जनरल थे, और इसी तरह जनरल नोमान। तो जब इमरान खान साहब के मुतल्लिक ये तासुर बनाया गया जनरल बाजवा की जानिब से कि जनरल फैज हमीद को इमरान खान साहब आर्मी चीफ बनाना चाहते हैं और उन्होंने ये तय कर लिया है, तो उसके बाद ये 76वें लॉन्ग कोर्स के जो सीनियर तरीन जनरल थे जो पोटेंशियली नए आर्मी चीफ बन सकते थे, यानी जनरल अजहर अब्बास, इसी तरह जनरल नोमान, जनरल साहिर शमशाद मिर्जा और बाकी जो सीनियर जनरल थे, कहने वाले कहते हैं कि इनके अंदर एक बेचैनी थी, और वो बेचैनी ये थी कि अगर जनरल बाजवा को एक्सटेंशन मिल गई तो तब भी हमारा जो पोटेंशियल आर्मी चीफ बनने का एक चांस है, और जो भी 3 स्टार लेफ्टिनेंट जनरल होता है जो सीनियरिटी लिस्ट में होता है उसकी एक बिल्कुल एक जायज ख्वाहिश होती है कि मैं जाके आर्मी चीफ बनूं। तो एक बेचैनी पैदा हो जाती है आपकी जो सीनियर लीडरशिप है मिलिट्री की कि अब आगे क्या होगा। तो उस वक्त इस बेचैनी का नतीजा हमने ये देखा कि 76वें लॉन्ग कोर्स के जितने ये लेफ्टिनेंट जनरल थे ये इमरान खान साहब के खिलाफ हो गए जनरल बाजवा के बहकावे में आके, और जनरल बाजवा ने जो झूठ बोला उनको ये कहा कि जनरल फैज हमीद को इमरान खान साहब आर्मी चीफ बनाने का फैसला कर चुके हैं। उसके बाद ये तमाम 76वें लॉन्ग कोर्स के जो लेफ्टिनेंट जनरल्स थे पोटेंशियली जो आर्मी चीफ बन सकते थे, इन्होंने इमरान खान साहब की हुकूमत के खिलाफ काम किया। इमरान खान साहब की हुकूमत गिरने के बाद भी जनरल बाजवा के साथ मिलकर जनरल बाजवा की एस्टैब्लिशमेंट इमरान खान साहब को दोबारा इक़्तिदार में आने, उनको ज़िमनी इलेक्शन हरवाने के लिए भी काम करते रहे, और इसीलिए इमरान खान साहब ने वो टर्मिनोलॉजीज सामने लेके आए कि मिस्टर एक्स, मिस्टर वाई, मिस्टर जी, इस तरह के। तो अब ये जो नवंबर आना है, यानी जो इस साल आना है, इसके बाद आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर का जो टेन्योर है वो 1 साल का रह जाएगा। और अमूमन पाकिस्तान के अंदर जब किसी आर्मी चीफ का टेन्योर 1 साल बाकी रह जाए तो वो वक्त होता है कि कोई भी आर्मी चीफ अगर एक्सटेंशन लेने की ख्वाहिश रखता हो तो वो हुकूमत पर दबाव बढ़ा देता है, हुकूमत पर दबाव बढ़ा देता है, और उसका अपना एक इंटेलिजेंस नेटवर्क भी होता है। उस आर्मी चीफ को यह भी पता होता है कि क्या हुकूमत किसी और सीनियर कोर कमांडर जिसे वो आर्मी चीफ बनाने की ख्वाहिश रखती है उसके साथ कोई राब्ते में है, उसके ऊपर कोई काम कर रही है, उसको किस किस्म के मैसेजेस भेजे जा रहे हैं। मिसाल के तौर पर जब 2014 का धरना हुआ था जो पीटीआई ने दिया था, तो जनरल बाजवा उस वक्त रावलपिंडी के कोर कमांडर थे, और उस वक्त शरीफ खानदान जो है ये जनरल बाजवा के साथ राब्ते में आ चुका था। यानी आर्मी चीफ तो जनरल राहिल शरीफ थे, लेकिन जनरल बाजवा थे रावलपिंडी के कोर कमांडर, और उस वक्त कोर कमांडर कॉन्फ्रेंस के हवाले से इसाक डार ने इस तरह की खबरें सहाफियों को बताई कि जनरल बाजवा जो हैं उस वक्त वो नून लीग की हमायत कर रहे थे और शरीफ खानदान की हमायत कर रहे थे। तो उस फीडबैक की बुनियाद पर जनरल बाजवा जो कि आईजी ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन थे और सीनियरिटी में बहुत पीछे थे, तो कई सीनियर जनरल्स को सुपरसीड करके जनरल बाजवा को आर्मी चीफ बनाया गया। और इससे पहले जनरल राहिल शरीफ भी आईजी ट्रेनिंग एंड इवेल्युएशन थे, उन्होंने भी कई सीनियर जनरल्स को सुपरसीड किया और नवाज शरीफ ने उनको आर्मी चीफ तैनात किया था। तो अब जो नवंबर आएगा उसके बाद जाहिर है कि मैंने कहा कि ये सिर्फ आर्मी चीफ जनरल आसिफ मुनीर की स्पेसिफिक हम बात नहीं कर रहे, कोई भी आर्मी चीफ हो तो उसके अपने इंटेलिजेंस जराये से पता चल जाता है कि हुकूमत अब क्या करना चाह रही है, क्या वो एक्सटेंशन देने पर आमादा होगी या किसी नए आर्मी चीफ के साथ, किसी नए कोर कमांडर जिसको वो आर्मी चीफ बनाना चाहती है उसके साथ कंफर्टेबल होगी। अगर इस किस्म की इतलात मिले कि हुकूमत किसी और जनरल पे काम कर रही है या उसको कोई मैसेजेस भेज रही है, तो फिर जो मौजूदा आर्मी चीफ होते हैं वो उस हुकूमत पर दबाव बढ़ाना शुरू कर देते हैं, मुख्तलिफ उसके तरीके होते हैं। तो इसलिए ये जो किसी भी आर्मी चीफ
का दूसरा साल टेन्योर खत्म होता है, ये एक बड़ी पेचीदा सूरत बन जाती है हुकूमत के लिए भी। और ये तो है ही जाली हुकूमत, मुसल्लत करदा हुकूमत, इस्टेब्लिशमेंट की मुसल्लत करदा हुकूमत। और दूसरी जानिब सियासी हालात भी बड़ी तेजी से तब्दील होते हैं। और इसके अंदर एक और बहुत हसास नुकता यह है कि जो आर्मी चीफ के बाद जो आपकी सीनियर लॉट होती है उसके अंदर भी बड़ी बेचैनी होती है। हर कोर कमांडर, सीनियर कोर कमांडर जो कि आर्मी चीफ के लिए एलिजिबल हो पोटेंशियली बनने के लिए, उसकी ख्वाहिश ये होती है कि किसी भी सूरत आर्मी चीफ की एक्सटेंशन ना हो। इसके मुताबिक एक अहम पॉइंट मैं क्विकली बयान कर दूं प्लीज। ये जब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन हो रही थी, आपको पता है कि जस्टिस खोसा के पास एक केस चला गया था। उनकी एक नामालूम शख्स ने एक पिटीशन दायर कर दी सुप्रीम कोर्ट में। और ये नामालूम शख्स जो है ये आमतौर पर एस्टेब्लिशमेंट के इमा पर ये पिटीशन दायर करता था। बाद में ये गायब हो गया अपनी पिटीशन दायर करके, क्योंकि ज़रा जनरल बाजवा आर्मी चीफ थे, वो गायब हो गया। लेकिन जस्टिस खोसा ने कहा कि बेशक अब वो गायब हो गया, जब वो चीफ जस्टिस थे उन्होंने कहा कि मैं इस केस को टेकअप करूंगा। उसके बाद उन्होंने ये अल्फाज भी बोले कि जनरल बाजवा, और बड़े उनके मुज़िका खेज रिमार्क्स थे कि अपनी एक्सटेंशन के लिए एक जो है ये शटल कॉक बने हुए हैं, खुद जाके प्राइम मिनिस्टर हाउस में अपनी एक्सटेंशन के ड्राफ्ट लिखवा रहे हैं और बड़ी ठीक ठाक उन्होंने बेइज्जती। जी बिल्कुल, खोसा साहब ने बात की। सब इसमें एक पॉइंट बड़ा अहम है। जिस तरह चीफ जस्टिस की तैनाती के हवाले से एक पूरा एक सीक्वेंस है कि जो सीनियर मोस्ट होगा वो बन जाएगा। अगर आइन में कानून ये कुछ ऐसी चीज कर दी जाए तो मेरा ख्याल है कि ये मामला हमेशा के लिए दब सकता है। लेकिन पाकिस्तान की सियासी जमातें जानबूझकर इस तरफ नहीं आती। राय साहब, 4 जनरलों के दरमियान किसी एक को आपने बनाना है तो वो पसंद नापसंद फिर बाबूजी की होगी। और बाबूजी, अगर आप पिछले 5 अदवार को देखें, यानी जो पिछले 5 आर्मी चीफ आपके आए उनमें बाबूजी ने फैसला किया, तो बाबूजी के फैसले उसका असर फिर पाकिस्तान के ऊपर क्या पड़ता है ये भी हमें देखना पड़ेगा। राय साहब, हैविंग सेड दैट, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है उन्होंने अब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का दरवाज़ा खटखटाया है और जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर हैं उन्हें अब उनकी कुर्सी से हटा दिया जाएगा। इस प्लानिंग के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब बाकायदा तौर पर मैदान में आ गया। ऐसा बहुत देर हुई है, इतनी की देर हो गई कि जिसे जितना भी कहा जाए कि ये देर जो है बहुत हो गई कम है, क्योंकि इतनी देर कर दी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मैदान में आने के लिए चीफ इलेक्शन कमिश्नर के हवाले से। अगर कुछ चीज़ें जो इस हवाले से रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने जो पूरे का पूरा जो एक रेफरेंस तैयार किया है, अगर आप इसे पढ़ें तो आपको पता लगेगा कि कितनी बड़ी वारदात इस मुल्क के जमहूर के साथ चीफ इलेक्शन कमिश्नर डाली। और अगर आर्टिकल 6 किसी के ऊपर लगना चाहिए ना राय साहब, तो वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर है। और मेरा ख्याल है कि इन्हें एक इबरत का निशान बनाना चाहिए पाकिस्तान के जमहूरी निज़ाम के अंदर। अब हुआ क्या है, बैरिस्टर अली जफर उन्होंने इमरान खान की हिदायत पर ये सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दायर की है, जिसमें इंतखाबात से पहले और बाद के वाकयात का तज़किरा किया गया। ऐसा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और मैं तमाम सुनने वालों से रिक्वेस्ट ये करूंगा कि ये जो निकात हैं जिसकी बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में गई, ये 7 निकात हैं और ये 7 निकात पर मबनी एक चार्जशीट है चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। और आपने ये याद इसलिए भी रखने हैं क्योंकि अब ये केस चलेगा और अगर सुप्रीम जुडिशल कुछ नहीं करती तो फिर हम ये कहेंगे कि आने वाले जो चीफ जस्टिस हैं काजी साहब के बाद वाले, वो भी इस खेल में बराबर के शरीक हैं, क्योंकि हमारी जमहूरियत के ऊपर ये सारे का सारा एक हमला किया गया और इसमें पाकिस्तान की अदलिया इन्वॉल्व थी, इस्टेब्लिशमेंट इन्वॉल्व है, बेनिफिशरीज जो इस वक्त हुकूमत में बैठे और फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर जो सबसे बड़े सहूलतकार है। दरखास्त में इस्तदा की गई राय साहब, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और इलेक्शन कमीशन अरकान के खिलाफ मिसकंडक्ट पर इंक्वायरी की जाए और इल्जामात साबित होने पर बरतरफी की सिफारिश की जाए। इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी अदा करने में नाकाम रहे। अब ये किस तरह नाकाम रहे राय साहब? इंतखाबात के दौरान पीटीआई के पोलिंग एजेंट्स को बाहर निकाला गया। कोई पूछे तो इनसे कि आप किस के कहने पर निकालते रहे, लेकिन इसको साबित करना शायद राय साहब इतना आसान नहीं होगा। फिर इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात की जिम्मेदारी जो उन्होंने ली थी इसको कामयाब बनाने में नाकाम रहे।
अब इसके अंदर जो एलिमेंट्स हैं, पहली चीज, इलेक्शन कमीशन कानून के मुताबिक नताइज जारी करने में भी नाकाम रहा है। साहब आपको याद होगा, इन्होंने कहा कि हमने बड़ा जबरदस्त किस्म का सिस्टम इस वक्त मैन्युफैक्चर किया और इंजीनियरिंग जो जिस किस्म की सिस्टम की गई वो शायद किसी को फायदा पहुंचाने के लिए थी, और अगर इंटरनेट बैठ भी गया तो हमारा निज़ाम नहीं बैठेगा। दुनिया के साइंसदानों ने भी अपने सर पकड़ लिए कि इंटरनेट के अलावा कौन सा ऐसा निज़ाम है कि जिसके जरिए ये पूरे का पूरा सिस्टम बगैर इंटरनेट के भी चलता रहेगा। राजा साहब, एक तो नताइज वक्त पर जारी नहीं हुए, कई घंटे, अगला दिन आ गया, फिर 3 दिन गुजर गए, 4 दिन बाद बहुत सारे हलकों के नताइज आए। पीटीआई उम्मीदवारों के कागजात नामजदगी छीने गए। मैं ना बार बार ये जो बिशारत साहब थे उनके कागजात वो जमा करवा के निकले, आपको याद होगा पीटीआई के। तो एक शख्स छीनता है वो कागज और वो अपनी जैकेट में छुपा लेता है, वो पीछे भागे और फिर वो भी आगे भागना शुरू कर देता है। राय साहब, ये सीन तो हमने देखे। परवेज इलाही की फैमिली अंदर गई, कागज छीन लिए गए, लोग आसपास खड़े थे, किसी को हिम्मत नहीं हुई कि वो जाकर उससे पूछते कि यार तुमने क्यों किया। वो लोग कौन थे, चेहरे इन्होंने छुपाए हुए थे और वो ये सब कुछ कर रहे थे। फिर पीटीआई उम्मीदवारों से कागजात जिस तरह से छीने गए, पीटीआई कारकुनान को अगवा किया गया। राय साहब, इसमें तो बहुत सारे आपको इंटरव्यूज भी मिल जाएंगे, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जो हुई। पीटीआई को कवरेज पर पाबंदी उनकी आयद की गई, इलेक्शन कमीशन ने कार्रवाई नहीं की। मीडिया और पोलिंग एजेंट्स को फॉर्म 45 की फराहमी बर वक्त नहीं की गई। आज भी फॉर्म 45 जो है वो मौजूद नहीं है। ये सारे इल्जामात फाफन की रिपोर्ट है। मैं चाहूंगा जो रिपोर्ट्स और इंटरनेशनल दुनिया ने राय साहब जो इसके ऊपर रिएक्शन दिया, आप उस पर रोशनी डालें। और ये क्या लगता है कि कार्रवाई होगी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के, हालात बदलेंगे या हमें इंतजार करना पड़ेगा? देखिए आशीष साहब, इस खबर के अंदर भी 2 अहम नुकात है, मैं इनकी जानिब आता हूँ। और आखिरी नुकता जो मैंने नवंबर की हसासियत के मुतल्लिक और आर्मी चीफ की तकर्री के मुतल्लिक बयान करना था, वो भी मैं क्विकली बयान कर देता हूँ। जिस तरह से जस्टिस मंसूर अली शाह ने एक तरफ तो पीटीआई को 78 नशिस्तें मेरिट पर दे के अपनी और अदलिया की साख बचाने की कोशिश की, और इसके अंदर एक एलिमेंट ये भी था जो कि बड़ा नेचुरल था। उनको पता था कि अगर ये 78 नशिस्तें नहीं मिलती पीटीआई को इंसाफ के मुताबिक, तो फिर जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन का प्लान तैयार है और ये उनकी एक कुदरती ख्वाहिश होगी। उनका हक भी बनता था कि वो चीफ जस्टिस बने और वक्त पे बने। इसी तरह नवंबर में जो आपकी आर्मी की सीनियर लॉर्ड जो पोटेंशली आर्मी चीफ बन सकती है आखिरी साल किसी भी आर्मी चीफ के टेन्योर का, तो उनमें भी एक बेचैनी होती है। और इससे पहले हमने देखा है कि इसी आखिरी साल के अंदर फिर धरने भी शुरू हो जाते हैं। फिर इस तरह के भी तजियाकार तजिए करते हैं कि कोई अगर धरना हुआ है तो इसको किसी की सपोर्ट हासिल है। अगर नून लीग कोई धरना लेके आ गई है, जैसे फजलुर रहमान जनाब बाजवा की एक्सटेंशन के एन वक्त पे धरना लेके आ गए थे, तो उस वक्त यही कहा जाता था। और एक और जो जनरल थे, जनरल सरफराज, एक तो जो शहीद हो गए हेलीकॉप्टर हादसे में, एक और जनरल थे जो कि जनाब बाजवा के बाद सबसे सीनियर जनरल थे, तो उनके मुतल्लिक भी बहुत सी क्यास आराइयाँ की गई। तो इसलिए ये मेक एंड ब्रेक सिचुएशन होती है। ये नवंबर, इसकी जानिब ख्वाजा आसिफ ने इशारा किया कि पीटीआई को 78 नशिस्तें मिलने के बाद ना सिर्फ ये कि जस्टिस फायज ईसा की एक्सटेंशन बल्कि फौजी अफसरान की एक्सटेंशन का रास्ता भी रुक जाएगा। ये मेरे या आपके अल्फाज नहीं है, ख्वाजा आसिफ के अल्फाज है। अब जो आ जाए कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ जो रेफरेंस दायर किया, इसके 2 अहम नुकात जिनको समझने की जरूरत है वो क्या है। एक तो जो आपने कहा कि बहुत देर से ये रेफरेंस दायर किया गया, इसको एक और एंगल से देखने की जरूरत है, क्योंकि जस्टिस फायज ईसा का जो तारीख दौर है अब इसके खत्म होने में 3 माह रह गए। अगर ये 8 फरवरी 2024 के इलेक्शन के फौरन बाद ये रेफरेंस दायर किया जाता तो ये अदलिया जो कि अब इस्टेब्लिशमेंट के एकामात मानने से इनकारी हुई है, ये तो पिछले 1-2 माह में हुई है। तो जस्टिस फायज ईसा ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का अव्वल तो इजलास ही नहीं बुलाना था, और अगर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल का इजलास बुलाते भी तो उन्होंने तहरीक इंसाफ के इस रेफरेंस को यकतरफा कार्रवाई करते हुए उठा के बाहर फेंक देना था। सबको पता है कि उनका इमरान खान साहब के साथ और पीटीआई के साथ कितना तासुब है। इलेक्शन से पहले एक मूव चला था चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा के इस्तीफे का। एस्टैब्लिशमेंट के नुमाइंदे भी कहते थे कि सिकंदर सुल्तान राजा इस्तीफा दें, नून लीग भी इस किस्म के मुतालबात कर रही थी। लेकिन वो जो मूव था वो था इलेक्शन को मुलतवी करवाने के लिए। उस वक्त पीटीआई ने एक वाइज डिसीजन किया। उन्होंने कहा कि इस वक्त चूंकि इलेक्शन बिल्कुल सर पे है, हम ये मुतालबा नहीं करते
कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर इस्तीफा दें, क्योंकि अगर वो जो इस्तीफा था वो उस वक्त आता तो जो पीटीआई का मोमेंटम था इलेक्शन के मुतल्लिक उसको इफेक्ट करने के लिए वो मूव चलाया गया था। यानी ये नहीं कि वो चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की बदनीति पर एस्टैब्लिशमेंट उनसे इस्तीफा लेना चाहती थी। वो सिर्फ इसलिए लेना चाहती थी कि इलेक्शन और मुलतवी हो जाए, क्योंकि जस्टिस फाइज ईसा और बाकी जो जज साहिबान थे वो देर से ही सही लेकिन इलेक्शन के मुतल्लिक अवामी प्रेशर पर ये फैसला दे चुके थे कि 8 फरवरी को इलेक्शन होगा। अब जो एक इसकी टाइमिंग है ये इसलिए अहम है कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले की गलत तशरीह की। अब इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट के फुल कोर्ट का डिसीजन आ गया। इवन जो अकलीती जज थे यानी जस्टिस फाइज ईसा के साथ जो 5 जज थे और जस्टिस फाइज ईसा, उन्होंने भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने हमारे फैसले की गलत तशरीह करते हुए बल्ले का इंतखाबी निशान जो है ये लिया और इनको आज़ाद डिक्लेयर कर दिया। इनको पीटीआई के उम्मीदवारों को आज़ाद उम्मीदवार डिक्लेयर करने के हवाले से कहा गया कि ये गलत तशरीह की गई। तो इसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट के लेवल पर यह मिसकंडक्ट जो है ये साबित हो गया चीफ इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ। उसके बाद अब चूंकि धांधली के मजीद शवाहिद जो कि ज्यादा मजबूत शवाहिद हैं, ऑडियो शवाहिद, वीडियो शवाहिद, ऑडिट रिपोर्ट्स जो कि पतन की हैं, इसी तरह आलमी मीडिया की रिपोर्ट्स, अल जजीरा की रिपोर्ट, इंटरनेशनल पार्लियामेंट्स ने जो कहा है कि ये एक रिग्ड इलेक्शन था। तो अब बहुत सा मवाद इकट्ठा हो गया है और अब जब सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में ये रेफरेंस गया है तो जस्टिस फाइज ईसा इसको प्रॉबेबली 3 महीने तक दबा सकते हैं। 3 महीने के बाद उनका टेन्योर खत्म हो जाना है। तो ये चीफ इलेक्शन कमिश्नर पर एक तलवार लटक गई है। मनीला ने भी कहा था कि ये जो इलेक्शन के हवाले से जो दरखास्तें हैं वो ज़ेरे इल्तवा क्यों हैं, आपको याद होगा राय साहब। तो ये भी एक शायद इंडिकेटर था कि आने वाले जज जो हैं वो ये दरखास्तें लगाएंगे। फिर एक और भी इस पर एक एलिमेंट है। अब कहा ही जाता है कि जहिया अफरीदी और फिर जस्टिस मुनीब अख्तर भी इसके बाद सीनियर और कमेटी के मेंबरान में से होंगे और फिर ये कंसेंसस होगा कि जल्द से जल्द फैसला जो किया जा रहा है। सब कैलकुलेशन इनकी गलत हो गई है। इन्होंने जजेस को नीचे से ऊपर लेकर गए। इनका ख्याल था कि पंजाब को बचाने के लिए हमें अपनी मर्जी का चीफ जस्टिस लेकर आना है। उसने भी फैसला इनके खिलाफ दिया और उठाकर इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स के मामले को सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के कोर्ट में ये दोबारा बॉल फेंक दी है और कहा कि जो फैसला सुप्रीम कोर्ट करेगी हमें कबूल होगा, हम नहीं करेंगे। इनकी ये भी प्लानिंग गलत हुई। ये जस्टिस शहजाद को ऊपर लेके चले गए। ये जस्टिस अब्बासी साहब को चीफ जस्टिस जो सिंध हाई कोर्ट के थे ले गए, एक हाई कोर्ट के और जज को ले गए और कहा ही जाता है कि नंबर्स इनकी कैलकुलेशन खराब हुई। इसीलिए अब इन्हें अपनी हुकूमत जो इलेक्शन कमीशन के जरिए जिसको ये सिक्योर करके बैठे थे जिस मैंडेट को, और पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट, ये कहीं ना कहीं इनके जो स्क्रिप्ट राइटर्स हैं उनसे गलती हुई है या इनसे हुई है या कैलकुलेशन। मेरा ख्याल है कि इनका हिसाब किताब जो है वो कमज़ोर है और इन्हें समझ नहीं आई कि हमने कितने जजों को कहाँ रखना था। अब मेरा ख्याल है कि राय साहब इसलिए भी ख्वाजा आसिफ जो हैं वो ये तमाम बातें जो हैं वो इस वक्त हमें करते हुए नजर आ रहे हैं। राय साहब, पाकिस्तान के अंदर इस वक्त धरनों का सिलसिला जो है वो तहरीक इंसाफ अगर करेगी तो वो हराम धरना होगा, हराम एहतजाज होगा। जमात इस्लामी करेगी तो वो हलाल हो जाएगा। अच्छा, मैं आज अता तारड़ साहब की गुफ्तगू को सुन रहा था जो उन्होंने पहुंचने के बाद धरने में जो मुज़ाकराती कमेटी बनाई गई है, उन्होंने कहा जी कि बड़े ऑर्गेनाइज लोग हैं ये जमात इस्लामी वाले और बड़ा उन्होंने वेलकम किया। राय साहब, आपको कोई लगता है कि ये सब टॉपी ड्रामा हो रहा है कहीं ना कहीं और ये एक मैसेज कन्वे किया जा रहा है कि देखिए एक जमात आई थी, उन्होंने धरना दिया, हमने उनको वेलकम किया, मुज़ाकरात भी हुए, वो भी हमारे साथ ऑन बोर्ड थे, हम भी उनके साथ ऑन बोर्ड थे। और अगर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एहतजाज है वो उसकी इजाज़त ना देकर ये मैसेज देंगे, कंपैरिजन कौम के सामने रख रहे हैं कि उनको इसलिए नहीं देनी कि ये अफरा तफरी फैलाते हैं। चूंकि इस्लामाबाद का जो एडवोकेट जनरल है वो अदालत में कहकर आया कि हमने इनको इजाज़त नहीं देनी, आपने जो फैसला करना है कर दे, हमारे खिलाफ करना है कर दे, लेकिन हम इनको इजाज़त नहीं देंगे। राय साहब, मुझे तो इस सारे का सारा एक टॉपी ड्रामा लगता है। पहले थोड़ा सा एक ठंडी हवा का झोंका लगा कि चलें कोई तो है जो इस वक्त अवाम के लिए मैदान में मौजूद है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है इनकी गुफ्तगू से, इनके वेलकम करने से और इनकी बातों से मुझे तो इसके अंदर एक साजिश की जो है वो बू आ रही है। देखिए आशफी साहब, एक तो मरियम नवाज के मुतल्लिक जो आपने बात कही, मरियम नवाज के फॉर्म 45 आपने भी उसके ऊपर जो वोट दर्ज हैं वो बतौर साफ़ी कई मरतबा काउंट किए होंगे, कैलकुलेट किए होंगे, मैंने भी कई मरतबा किए हैं।
तो मरियम नवाज तो मैर शराफत से अपनी नशिस्त हारी हुई हैं। इस वजह से इन्होंने जस्टिस मलिक शहजाद को एक साजिश के तहत सुप्रीम कोर्ट में लेके आए थे और इनका ख्याल था कि जो नई चीफ जस्टिस साहिबा हैं ये शायद जो इलेक्शन ट्राइब्यूनल में हाजिर सर्विस जज साहिबान हैं इनको निकाल के इलेक्शन कमीशन की ख्वाहिश के मुताबिक फौरी तौर पर रिटायर्ड जजेस को तैनात कर देंगे। लेकिन अब चूंकि ये मामला सुप्रीम कोर्ट में आ गया है तो जस्टिस फायज ईसा जो है वो अब भी इसमें लाहौर हाई कोर्ट की ख्वाहिश के बरक्स जो है ये डंडी मार सकते हैं और मरियम नवाज को बचाने के लिए सामने आ सकते हैं। लेकिन मरियम नवाज की वजारत आला जो कि जाली भी है, नायल भी हैं, नालायक भी हैं, ये ज़्यादा देर चल नहीं सकती और अल्टीमेटली फॉर्म 47 पर फैसला हुआ तो ये उनकी वजारत आला कलअदम ही होगी। जो आपने कहा कि जमात इस्लामी का धरना, तो एक तो जमात इस्लामी के जो नए अमीर हैं यानी जो सिराजुल हक साहब बड़े एक डिसेंट बड़े वज़ादार आदमी थे, साफ़ सुथरे आदमी थे, किसी किस्म की करप्शन का कोई दाग नहीं, लेकिन उनकी कोई एग्रेसिव पॉलिसी भी नहीं थी और कहने वाले ये भी कहते हैं कि इस्टेब्लिशमेंट के मुतल्लिक भी कोई एग्रेसिव स्टैंस जो है वो नहीं लेते थे। लेकिन अभी जो धरना दिया गया है इसके अंदर अगर आप तकरीरें देखें जमात इस्लामी के जो नए अमीर हैं इन्होंने इन तकरीरों में कहा है कि तहरीक इंसाफ की हुकूमत बनती है, तहरीक इंसाफ को हुकूमत देनी चाहिए, ये घुसपैठी हुकूमत है और इसको रुखसत होना चाहिए। तो एक तरफ तो पीटीआई ने भी महंगाई के मुतल्लिक बड़ी ज़बरदस्त कैंपेन की है। आप देखें सोशल मीडिया एक बड़ा मौसर हथियार है, तो पीटीआई ने भी बड़ी मौसर कैंपेन की है। मुझे ये नहीं लगता कि अगर इसके अंदर कुछ साजिश का एलिमेंट है तो जमात इस्लामी या जमात इस्लामी के अमीर इसके अंदर नहीं, हुकूमत ये शामिल सब हुकूमत इसे एक बतौर जो है हुकूमत की हद तक जी एक साजिश के तौर पर हुकूमत इसको एक एक्सक्यूज के तौर पर इस्तेमाल कर सकती है। अदालत में करेगी ना, वो कहेगी कि देखिए जी हमने उनको दी, वो बड़े इज्जत और एहतराम से आए, कोई पत्थर नहीं मारा गया, कोई गमला नहीं तोड़ा गया, भी तो इज्जत और एहतराम से ही आते हैं। नहीं, वो अदालत जो आपका पीर वाले दिन राय साहब होगा, ये पीर को अब ये मामला दोबारा से सुमन रिफत इम्तियाज साहिबा की अदालत में उठ जा रहा है और जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की दरखास्त थी ना कि हमें इस्लामाबाद में F9 पार्क के अंदर या किसी मुनासिब जगह पर दी जाए, उनका हुक्म आया कि इनको इजाज़त दी जाए, नहीं तो फिर हम जो है वो हुक्म देंगे। अब उसको काउंटर करने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि इन्होंने पूरी एक ग्राउंड बनाई कि जी देखें जी, उनको भी बिठाया, वो इज्जत से बैठ गए। और खबर ये भी आ रही है कि कंटेनर्स पानी के वहां पे भेजे गए हैं हुकूमत की तरफ से, नलके लगाकर दिए गए, इंतजामात करवाए जा रहे हैं, जो मुतबादिल सिक्योरिटी रूट प्लान जो दे दिया गया। तो इस पूरे मामला ये जिस तरह से टेकअप किया गया है, दिखाना ये चाहते हैं कि जमात इस्लामी आई, हमने मौका दिया, एहतजाज किया, वो कर रहे हैं, उनका हुकूमत का हक है। और ये जो मसनूई तो तहरीक इंसाफ को देना मौका नहीं देंगे ना, इसलिए देंगे ना कि उन्हें पता है कि अगर हमने मौका दे दिया तो ये सब कुछ अपने सुनामी में भाग ले जाएंगे। तो नहीं, वो क्या जवाब देंगे कि तहरीक इंसाफ तोड़ फोड़ करेगी, उसके लिए क्या जवाब देंगे? तहरीक इंसाफ जमात इस्लामी की स्टेट पावर है, पार्लिमानी कुव्वत जमात इस्लामी कभी भी कोई बड़ी पार्लिमानी कुव्वत नहीं बन सकी। लेकिन जो स्ट्रीट पावर इस वक्त पीटीआई के पास है, जिस किस्म के जलसे पीटीआई ने किए, इमरान खान साहब ने किए, रिकॉर्ड तोड़ जलसे, जिसका खुद जमात इस्लामी भी कर रही है, तो उनमें एक गमला तक नहीं टूटा। तो क्या जवाब देंगे कि अगर हमने जमात इस्लामी के इस धरने की वजह से इमरान खान साहब और पीटीआई के जलसे का केस असल में मजबूत हुआ है, क्या जवाब देंगे कि पीटीआई जो है वो तोड़ फोड़ करेगी? पीटीआई एक एफिडेविट लिख के दे देगी कि हम जिम्मेदार होंगे, हम कोई तोड़ फोड़ नहीं करेंगे। और आज तक पीटीआई ने कौन सी तोड़ फोड़ की है? पीटीआई के लाखों लोगों के जलसे हुए हैं मीनारे पाकिस्तान में, डी चौक में, परेड ग्राउंड में। इमरान खान साहब ने जिसमें साइफर से जुड़ा एक पेपर ले रहा था, कोई एक गमला नहीं टूटा। मैंने वो जलसा खुद, मेरी पूरी टीम, मैं ब्यूरो चीफ के तौर पर काम कर रहा था, मेरी पूरी टीम वहां पे डिप्लॉय थी, एक दरख्त की कोई टहनी नहीं टूटी। तो क्या जवाब देंगे कि क्यों जमात इस्लामी को इजाजत दे दी, तहरीक इंसाफ को क्यों इजाजत नहीं देंगे? तो ये तो असल में इस धरने से वो कॉज मजबूत हो रही है। ये असल में जो आप कह रहे हैं कि पानी के कूलर भिजवा रहे हैं या टैंकर भिजवा रहे हैं, ये इसलिए भिजवा रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि थोड़ा सा जमात इस्लामी की खुशामद करें कि जमात इस्लामी पूरे तरीके से इस एहतजाज में तहरीक इंसाफ के साथ ऑन बोर्ड ना जाए। ये भी एक पॉइंट, हुकूमत साजिशें जरूर जी बिल्कुल ऐसा हो सकता है। हुकूमत साजिशें जरूर करेगी जी, हुकूमत साजिशें जरूर करेगी, लेकिन मुझे लगता है कि जमात इस्लामी के जो अमीर हैं वो इतने मामला फहम जरूर हैं कि वो इन साजिशों में नहीं आएंगे। बहुत शुक्रिया सब व्यूअर्स, ये आज का शो था हमारा। अगली वीडियो में आपसे मुलाकात होगी। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और अपने कमेंट्स जरूर भेजिएगा।
पाकिस्तान के अंदर फायरवॉल एल्गोरिदम्स को जो है बुरी तरह मुतासिर कर रही है। वो तमाम सहाफ़ी जो इंडिपेंडेंटली हक और सच की बात करते हैं उनके चैनल्स को टारगेट किया जा रहा है। तो कोशिश करें कि इसे शेयर करें अपने प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, ताकि लोगों को जो असल पिक्चर है पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की वो मालूम हो सके। मुझे और राय साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद। अल्लाह ने के बाद।